संदीप जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री राम आपके सभी दर्शकों को। जय श्री राम। राहुल गांधी के साथ कुछ तो जुड़ा हुआ है फ़नी जो आए दिन ट्रोल होते रहते हैं। मैं आपको एक उनका ट्वीट दिखाती हूँ, फिर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। उनके वरिष्ठ नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने ये ट्वीट किया है। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि मतलब उनकी जो लीडरशिप है, उसको लेकर के वो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और असलियत क्या है वो अब ट्रोलिंग में समझ आ रही है। और हद तो ये हो गई है कि रायबरेली से उन्होंने नॉमिनेशन फ़ाइल किया और उसके बाद उन्होंने अपनी जो है इंटरनेशनल बेइज़्ज़ती करा ली है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की इतनी किरकिरी हो रही है, असल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमेठी के बजाय रायबरेली से जो चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है पार्टी की तरफ से, उसमें सीनियर लीडर जैसा कि आपको मैंने ट्वीट दिखाया, जयराम रमेश ने कहा है कि ये बड़ी शतरंज की चाल है। यानी कि राहुल गांधी जो है, सियासत के भी और शतरंज के भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये कितने मंझे हुए खिलाड़ी हैं? शतरंज की बात तो बाद में करते हैं। संदीप देखिए, जी। राहुल गांधी को बताया गया कि शतरंज के जो महान खिलाड़ी हैं इनके ऊपर एक ट्वीट किया गया घोष जी के द्वारा, जो राजनीति की काफ़ी समझ भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो 2 खिलाड़ी हैं एक तो उनमें से रशिया के बहुत ही सीनियर चेस खिलाड़ी हैं गैरी, उनका नाम डाला गया कि अच्छा हुआ कि ये गैरी और विशी ने दोनों ने पहले ही संन्यास ले लिया, नहीं तो फिर इतने बड़े ग्रेट जीनियस के साथ खेलना पड़ता। और मैं देखो रशिया का चेस खिलाड़ी वो भी जानता है राहुल गांधी की असलियत को, तो आप सोचिए दिल्ली दिल्ली हो, मुंबई हो, चाहे वायनाड हो, कहीं पे भी हो, बच्चा-बच्चा जानता है राहुल गांधी को। तो उनका साफ-साफ कहना है कि सबसे पहले तो हिस्ट्री डिक्टेट्स करती है कि पहले आप रायबरेली से जीत के दिखाओ, उसके बाद बड़े लोगों से आगे-आगे बात करना, यानी कि जो चेस के जीनियस की बात कर रहे हैं। आप सोचिए एक इंसान जिसको बताया जा रहा है वो बहुत जीनियस है। पहले ये बोला जा रहा था जब तक अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। खुद कांग्रेस के ही बड़े-बड़े लीडर क्या ट्वीट कर रहे थे? मैदान सज चुका है, पोस्टर छप चुके हैं और अब बस राहुल गांधी का अमेठी से बस चुनाव की घोषणा होनी, उनका नामांकन की घोषणा होनी बाकी है। ये ऐसे आपको कम से कम 70 ट्वीट दिख जाएंगे कांग्रेस को ही जो प्रमोट करते हैं और इन्हीं के लीडरशिप में है। जैसे ही ये चीज हुई एकदम से पलट दिया गया, बोले मास्टर स्ट्रोक। व्हाट ए मास्टर स्ट्रोक नॉर्मली आमतौर पे दिखाया जाता है कि जी। जब कोई चीजें जो कांग्रेस बीजेपी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को टारगेट करती है तो उनके पास कुछ ना कुछ ऐसे हुक्म का इक्का होता है, बाद में निकालते हैं और इनकी बोलती बंद हो जाती है। फिर इन इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे कि मास्टर स्ट्रोक और बाकी के। तो इन्होंने शतरंज का खिलाड़ी बता के जो बात कही है, इंटरनेशनल बेइज्जती, आई थिंक इससे बड़ी आज तक इंडियन पॉलिटिक्स में किसी की नहीं। हाँ, पहले होती थी, कांग्रेस के जो नेता होते थे, लीडरशिप होती थी, प्रधानमंत्री होती थी, जब पाकिस्तान हमला करता था तो हाथ जोड़ के वहां पे चले जाते थे कि बचा लो हमें, बचा लो। ऐसी चीजें की जाती थी कई लोगों के द्वारा, या फिर चाइना वहां से हमला कर देता था। लेकिन अब राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं उसका प्रमाण मैं इसी से दे सकता हूं। यूएस कह रहा है कि भारतीय अधिकारी जो हैं वो भारत अमेरिका की सोल में, यहाँ पे यहीं की मिट्टी में आके, यहीं की धरती पे अपने दुश्मनों को मार रहे हैं। कनाडा कह रहा है कि यहाँ पे भारतीय आके हमारी नागरिकों को मार रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है यहाँ पे भारतीय घुसकर हमें मार रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहा है? मोदी की सरकार में भारत कमजोर हो गया है। तो आप सोचिए एक चेस का खिलाड़ी ऐसी बातें करेगा, पूरी दुनिया, और दुनिया भी ऐसे नहीं, जो ऐसे ऐसे देश, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा देश और कनाडा और यूएस जो कि डेवलप्ड नेशंस है, वो लोग कह रहे हैं, जो बाहर जिनका झंडा बोलता है, जिनके पासपोर्ट की इतनी ताकत है, वो लोग कह रहे हैं कि भारत हमारे घर में घुस के मार रहा है। और देखिए उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो भारत पे कुछ कर सके। भारत पे हमला करने की हिम्मत तो दूर की बात है, वो कुछ कह सके।
तो राहुल गांधी को जो चेस का प्लेयर बताया जा रहा है, उनको राजनीति की 1% भी समझ नहीं है। वो कभी मोदी पर बात कहते हैं, वो कहते हैं कि ये कभी पानी के अंदर मोदी जी घुस जाते हैं, वहां पे डरने लगते हैं कि कुछ हो जाएगा, इन्होंने राजनीति का बेड़ा गर्क कर रखा है। तो इनडायरेक्टली इनको धर्म पे कटाक्ष करना या फिर जातियों पे कटाक्ष करना और फिर वही सीधा सीधा बीजेपी पर, मोदी पर इल्जाम लगाना, ये राहुल गांधी की मानसिकता का जो पतन हो चुका है, मैं ऐसा कहूंगा। क्योंकि जो समझदार आदमी होगा वो ऐसी बातें करेगा जिसका कोई सेंस बने। ये सेंसलेस बातें कर रहे हैं। चेस का खिलाड़ी छोड़िए, आपको मैं कह रहा हूँ, शतरंज के खिलाड़ी छोड़िए, मैंने कभी कभारी खेली है, मेरे सामने बिठा दो मैं हरा दूंगा इस बंदे को। मैंने इसको खेलते हुए नहीं देखा होगा, मैं फिर भी कह रहा हूँ। और ये मैं इसलिए, हो सकता है मैं हार भी जाऊं, लेकिन मैं कह क्यों रहा हूं, क्योंकि मुझे इस बंदे का पता है, इसकी ट्रैक रिकॉर्ड जो है, ट्रैक इसकी जो हिस्ट्री जो है, उसको देखते हुए सभी लोग ये सोच रहे होंगे, यार इसको तो मेरे सामने अगर तुम खड़ा कर दो चुनाव में, हम इसको तो हम हरा देंगे। सब लोगों में ये चीज है, तो ऐसे लोगों को कोई वोट क्यों देगा। तो रायबरेली में जो उन्होंने बिल्कुल सही कमेंट किया है गैरी ने, जो रशिया के ग्रैंड मास्टर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि भैया पहले रायबरेली से जीत के दिखाओ। और मैं आपको पक्का कहता हूं, रायबरेली से राहुल गांधी का जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये दिखा ऐसे रहे हैं कि माताजी इनकी जो पहले भाग के राज्यसभा चली गई थी इस सीट से, अब उन्हीं की जो विरासत है वो संभाल रहे हैं शहजादे। लेकिन इनका अब पतन हो चुका है, यहाँ कोई विरासत नहीं बची हुई है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का रायबरेली से जीतना लगभग नामुमकिन है। बहुत बड़ी बात कही है आपने और ये जो राजनीति के विश्लेषक हैं, ये बात तो वो कह रहे हैं कि वाक़ई में इतना डर-डर के इन्होंने नॉमिनेशन फ़ाइल किया है। पहले तो ये मतलब आप ये देखिए 11th आवर में तो इन्होंने इनका नाम घोषित किया। उसके बाद डरते-डरते ये लोग गए। आपको मैं देखती हूँ अगर मेरे पास वो इनका मैंने फ़ोटोग्राफ हो देखा है। तो हाँ, इनके चेहरे पे बिल्कुल अ, एक कहते हैं ना उड़ा हुआ फ़क़्र रंग बिल्कुल। हुँ, माँ इनकी चुप हैं और प्रियंका थोड़ा-सा शो ऑफ कर रही हैं उधर और रॉबर्ट वाड्रा वैसे ही बड़े उदास से हुँ, खड़े हैं, जो इनका एक फ़ोटो सोशल मीडिया में आया जिस समय ये नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो ये शो करता है कि इनको तो ज़बरदस्ती जैसे कहते हैं ना कि बलि का बकरा बना दिया गया है। मैं ये जो इनको इतना बड़ा शतरंज का खिलाड़ी बता रहे हैं और जो इनको अब इतनी बड़ी इंटरनेशनल इंसल्ट सहन करनी पड़ रही है, मैं आपको उसका स्क्रीन शेयर करती हूँ, दर्शक भी ज़रा जान सकें। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। हुँ, जी। जस्ट अ मोमेंट। ये देखिए ये जो जिस पे हम बात कर रहे थे हुँ, संदीप घोष का ट्वीट है, उसके बाद तो फिर एकदम झड़ी लग गई इसमें फिर गैरी कास्परोव भी शामिल हो गए एंड अब जो है देखिए, किस तरीके से इनका मज़ाक उड़ रहा है। देख रहे हैं आप? हुँ, तो एक तरह से ये ऐसी इंसल्ट मतलब रेयरली देखने को मिलती है। Gary, I am a big fan of you. However, I feel you are afraid of facing our youth icon, youngest grand. काफ़ी जो है लोग इनका मज़ाक उड़ा रहे हैं देखिए। अब इसको देखिए क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये इस तरीके के फ़नी काम करते रहते हैं और फिर अपना जो है मज़ाक उड़ाते हैं। बिल्कुल। देखो, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो जी, ख़ैर कहीं से चुनाव लड़ ही नहीं रही है।
ये जी, तो जी। सबको पता ही है कि वो सिर्फ प्रचार करेंगी। प्रियंका हुँ, गांधी ने एक बात कही कि जो मेरे भाई को शहजादे कर रहे कह रहे हैं, वो हुँ, खुद हुँ, हुँ, हुँ। शहंशाह है। यहाँ पे बात हो रही है नरेंद्र मोदी जी की। और जी, जी। शहंशाह इसलिए है क्योंकि मेरा भाई तो 4000 किलोमीटर पैदल चला है। पहले तो हुँ, हुँ। जो यात्रा है उसका मतलब ये नहीं है कि इसका भाई 4000 किलोमीटर चला। मैं कह रहा हूं कि इनको 40 किलोमीटर चलवा के दिखा दो आप, मैं मान जाऊंगा। जो यात्रा की जी, बात हो जी। रही है वो गाड़ी में बैठ के, जैसे आसपास पब्लिक भी नहीं है, गाड़ी भगाते हुए जा रही है, इसको यात्रा नहीं कहते हैं। हुँ, उसका हुँ। कहना है कि 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की है मेरे भाई ने। 4000, इनको पता ही नहीं है कि जिंदगी में, पूरी जिंदगी में पूरा परिवार भी नहीं कर सकता 4000 किलोमीटर होते कितने हैं। जी। अब ये दूसरी बात कह रही हैं कि वो शहजादे नहीं, वो शहंशाह है नरेंद्र मोदी, जो अपने इतने बड़े महल में बैठे हैं। वो प्रधानमंत्री है। आई नो इन लोगों की मंशाएं हैं कि वो भी वहां पे जाएं, वहां पे जाके बैठें। इनकी दिली इच्छा है क्योंकि जिस तरीके से ये लोग राज करते आए हैं, वो राज अब कुछ टाइम से इनका खत्म हो रखा है। जो जो इन्होंने बाकी के प्राइम मिनिस्टर्स के साथ किया, जो इन्हीं के राज में थे, चाहे वो जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे, देखा था उनका क्या हाल हुआ था। उनसे मिलने से पहले जो भी राजनयिक होते थे, जो भी दूसरे देश के पीएम, जो राष्ट्रपति आते थे, वो सोनिया गांधी को मिलते थे, उनको हार पहनाते थे। बेचारे मनमोहन सिंह जी की हालत देख के तरस आता था और लोग उसी के ऊपर हंसते भी थे। तो वो जी, जो सारा सीन, जो इन्होंने अत्याचार किए, गरीबों पे अत्याचार किए, वो सारे निकल के अब सामने आ रहे हैं। एक बात देखिए, कह रहे हैं कि भारत में बहुत बुरा हाल कर दिया मोदी जी ने। अब एक बात कही योगी जी ने आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आई थिंक पाकिस्तान की आबादी है वो 25 करोड़ के आसपास है, ठीक। भारत की आबादी 130 करोड़ के आसपास हो गई है। आप सोचिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया भारत सरकार के द्वारा। पाकिस्तान की पॉपुलेशन सिर्फ 25 करोड़ है, वो भूखी मर रही है। उससे 3 गुना, लगभग 3 गुना से भी ज्यादा हो गया, उतना राशन भारत की सरकार भारत में दे रही है। जहां पे जितना पीछे ये लोग भारत को लेके गए थे कांग्रेस वाले, उतनी ही तेजी रफ्तार से अब मोदी जी इनको आगे लेके गए हैं। और जो पाकिस्तान का भी ये कारण हुआ है इस तरीके से भुखमरी की तरफ जा रहा है, वहां पे उनके मंत्री हैं फवाद, वो कह रहे हैं राहुल इज ऑन फायर। तो मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है, पाकिस्तानी सपोर्टर ही हैं इनके। जो डीमोनेटाइजेशन किया था, उससे जो उनकी कमर टूटी थी, वो आज तक उससे उबर नहीं पाए हैं। बिल्कुल। कई लोगों ने वहां पे जिन्होंने आत्महत्या की थी इस वजह से, वो सबको पता है। लेकिन डीमोनेटाइजेशन को इस तरीके से पेश किया गया था ताकि वो नोट जो थे, अभी आपने देखा होगा केस भी चल रहा था कि डीमोनेटाइजेशन का जो फैसला था वो सही नहीं था। ये सोच रहे थे किसी तरह के वापस ले लिया जाए। हो सकता है इन्होंने वो नोट भी छुपा रखे हो अभी तक, क्योंकि हो सकता है करोड़ों, वो हो सकता है बिल्कुल। एग्जैक्टली। और जो उससे क्या हो रही थी, भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही थी। अब नोटों का सर्कुलेशन तो होता है, आप बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं, वो होता रहता है। लेकिन सरकार ने जो कदम उठाया, वो जो अरबों रुपए की करेंसी छपी हुई थी, उसको जीरो कर दिया। कांग्रेस भी जीरो हो गई वहां पे, और उसके साथ साथ वहां पे पाकिस्तान भी जीरो हो गया। जो वो पैसे भेजता था, 370 हटाई, वहां पे 500 500 हजार रुपए वो कहाँ से आते थे? वो यहाँ के लोग नहीं देते थे, वहां ही से छप के वहीं की वहीं आ जाते थे और वो उनको बांट दिए जाते थे। वो नकली नोट चलते थे, जिसकी वजह से वहां पे पत्थरबाजी होती थी। तो राहुल गांधी चेस के खिलाड़ी अपने आप को जो बता रहे हैं, इनके पास देखिए कोई विजन नहीं है। ये कह रहे हैं 1 लाख रुपए हर साल देंगे। मतलब आप सोचिए, प्रैक्टिकली फिजिबल है ही नहीं जो चीज, आप उस पे कैसे बोल सकते हैं? फिर इनसे कह रहे हैं अच्छा आप कैसे करेंगे? वो कह रहे हैं कि टैक्सेस बढ़ा देंगे। आप टैक्सेस बढ़ाएंगे तो महंगाई भी बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ेगी तो आप अभी जो गुणगान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब ज्यादा महंगाई, हालांकि जो इनके टाइम के कंपैरिजन में कम महंगाई है अभी भी। परसेंटेज अगर देखी जाए, पेट्रोल का परसेंटेज भी देखा जाए, वो भी कम है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम 1 लाख रुपए देंगे। फिर ये और चीजें कहते हैं कि टकाटक 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 गरीबी 1 सेकंड में हटा देंगे। फिर ये जी, कहते हैं कि सबको पैसा भी दिला देंगे हम, फटाफट फटाफट फटाफट। मतलब इस तरीके की बेहुदी बातें। आपको लगता है कोई इतना, चेस जो बंदे खेलते हैं ना, उनका दिमाग इतना शार्प होता है, जी। वो नो डाउट। किसी बात का जवाब देने में 2 मिनट बैठते नहीं है। वो भी इंटरनेशनली कहीं पे बाहर बैठे हुए हैं, वो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है, 2 मिनट के लिए बंदा चुप।
पता ही नहीं क्या बोलना है, क्योंकि जो इनको जयराम रमेश जैसे या बाकी लोग साथ में बैठे रहते हैं, इनको बोलते रहते हैं, अभी तुझे ये बोलना, अभी तुझे ये बोलना, वो लोग थे ही नहीं साथ में, फंस गया बेचारा। अब इसको जबरदस्ती बलि का बकरा आपने जैसे बोला रायबरेली में बनाया गया है, वो सिर्फ रायबरेली में नहीं बनाया गया, वो इनको पूरे देश में जो पॉलिटिक्स और फिर इनकी भारत जोड़ो यात्रा ये सब करवाई जा रही है, इनको बलि का बकरा बनाया गया है। इनके बस की पॉलिटिक्स नहीं है 1% भी। इनको सीधी सी बात है, हर 3 महीने में इटली की, यूएस की कहीं की भी ट्रिप लगा के दो, ये अपना घूमे, वहां पे ऐश करे, इनकी यही लाइफ है। अब कई लोग तो ये भी कहते हैं इन्होंने शादी कर रखी है, ये अपनी बीवी से मिलने जाते हैं। अब असलियत किसे पता है, सामने तो आया नहीं है। लेकिन आई थिंक रायबरेली में राहुल का कोई भविष्य नहीं है, और राहुल को बेचारे को मुझे तरस भी आता है, उसको अकेला छोड़ दो, छुट्टियां मनाने दो उसे। और अगर मोदी जी को थोड़ा बहुत इन पे तरस आए तो इनकी एक तरीके से पेंशन अभी से शुरू कर दिया जाए, जिससे वो घूम सके, अपना बाहर छुट्टियों में थोड़े-थोड़े दिनों के लिए जा सके। बहुत सही कहा आपने क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24/7 काम करते हैं और देखिए अमेठी से ये क्यों भागे हैं। अमेठी में जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं, स्मृति ईरानी, वो दिन में करीब 1 दर्जन सभाएँ करती हैं, नुक्कड़ सभाएँ, छोटी सभाएँ करती हैं, लोगों से कनेक्ट करती हैं। तो इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी अमेठी से दोबारा से हारने की, ये कहिए, मतलब वहाँ जाने की नहीं। और दूसरी बात ये है, आपको पता है उन्होंने वहाँ पे अपना आवास बना लिया है, वो बाकायदा लोगों से कनेक्ट कर रही हैं एंड ये इनका तो किसी ने आरटीआई डाली थी तो इनकी अटेंडेंस भी पूरी नहीं होती सदन में। अमेठी तो भूल जाइए, अमेठी ये कब जाएँगे रायबरेली, कब इन्होंने उसको देखा होगा, कभी नहीं जाते। तो जनता इसका जवाब इनको ज़रूर देगी। आपने अभी प्रियंका की बात की, तो इनके तो घर में बड़ा ड्रामा चल रहा है। जिस समय अ, ये बात हो रही है, तो प्रियंका का बड़ा मुँह उतरा हुआ था। क्या मतलब दंस 10 जनपद पर प्रियंका के लिए नहीं सोचा गया? अगर मैं समझती हूँ कि प्रियंका को अगर ये खड़ा करते, तो शायद से वो सीट निकाल लेती। आई थिंक संदीप जी क्या कहते हैं? आई थिंक प्रियंका गांधी खुद भी नहीं चाहती थी चुनाव लड़ना। उनका मुंह इसलिए नहीं उतरा हुआ है कि उनको सीट टिकट नहीं मिली है, क्योंकि अगर उनको भी टिकट मिलती तो वो भी हारती, उनको पता है। उनका मुंह इसलिए उतरा हुआ है क्योंकि उनके पति जो दावा कर रहे थे पिछले कई हफ्तों से कि उनको अमेठी से उतारा जाए, उनको टिकट नहीं मिली है। हालांकि पता है कि पति भी हारना था वहां से, लेकिन एक तरीके से वो चाहती थी कि पति को वहां से टिकट दे दिया जाए। वो एक और कोई हार रहा, मेरा पति हार लेगा, लेकिन उसका पॉलिटिकल एक तरीके से एंट्री हो जाएगी, जो उनकी प्लानिंग थी, लेकिन उसको नकार दिया गया। एक तो उनकी माताजी ने शायद ये कहा होगा कि नहीं बेटा हारेगा, माँ भाग गई वहां से छोड़ के अमेठी, और फिर हमारा दामाद भी हारेगा, फिर तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे, फिर तो हम ओपोजिशन के नाम पे धब्बा हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बातें हुई होंगी। तो मुझे लगता है उनको टिकट की वजह से नहीं, उनको इसलिए वहां से, इसलिए वो उदास थी क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा को वहां पे टिकट नहीं दिया गया। और अगर आप बात करें कि राहुल गांधी की जगह अगर उनको दिया जाता, उनको पता है कि उनका प्राइम मिनिस्टर पद के लिए जो एक तरीके से लीडर के रूप में पेश किया जाए, वो अभी उसके लिए 1% भी तैयार नहीं है। हाँ, हालाँकि राहुल गांधी 1 डेढ़ % तैयार है इस बात के लिए, वो भी 1 डेढ़ % ज़्यादा भी नहीं। तो इसलिए राहुल गांधी बाहर बैठ के दा खड़े होके दावे कर रहे हैं, लोग उनके बारे में कह भी रहे हैं, ऑपोज़िशन के लोग भी बात करते हैं। तो इसलिए उनका पता है कि वहाँ से खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं था। वायनाड में आई थिंक मुझे लगता है राहुल गांधी हो सकता है, 50-50 है, वहाँ पे भी ऐसा नहीं है जीत ही जाएँगे। 50-50 है, इनको भी डर है, इसलिए ये सोच रहे हैं रायबरेली में यहाँ पे सहानुभूति की वोट ले लें। देखो, आप सोचिए प्रियंका वाड्रा जो हैं, वो बार-बार आके क्या कह रही हैं। एक उन्होंने अपने पिता के लिए क्या बात कही थी कि वो टुकड़ों में आए, तिरंगे में लपेट के आए। ये जो कीवर्ड्स जो उन्हें दिए गए हैं ना, इनको यूज़ कीजिए और लोगों को जो अपने देश से प्यार करते हैं, उनको मैनिपुलेट कीजिए आप, कि शहीद वर्ड यूज़ कीजिए। क्या शहीद भई, फौज में था? क्या किया था तुम्हारे पिताजी ने क्या किया था? मतलब कोई इतना बड़ा कोई बहुत बड़ी चीज़ की थी तो हमें बताइए। तिरंगे में लपेट के आए थे भैया, फौजी तिरंगे में आते हैं, कोई ऐसे थोड़ी किसी को भी लपेट देंगे।
कौन सा हमें फोटो दिखाइए कौन से तिरंगे में, अगर चलो लपेट के आए भी थे, लेट्स से आए थे, तो ये जिस तरीके से पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रही है, जनता समझती है। जो 2-4 लोग वहां पे खड़े होकर ताली बजा रहे हैं ना, वो लोग इधर उधर आसपास से इकट्ठे किए हुए हैं। इन लोगों की मैं कह रहा हूं ये 90 क्रॉस नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस ऑल टुगेदर पूरे इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। पहले 2 फेज में इनको औकात पता चल गई है पता कि चल इनकी गई है। क्या जी। हालत होने वाली है, इसलिए तिलमिला रहे हैं, तड़प रहे हैं ये लोग। और इसलिए इनके जो चेहरे पे दिख रही है प्रियंका गांधी के, आई थिंक मिला-जुला ये सब समीकरण है। संदीप जी, इतना जो ड्रामा हो गया कि राहुल यहाँ से लड़ेंगे, वहाँ से लड़ेंगे, इसके पीछे भी क्या इनका डर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है, जो उनका जलवा है, उससे ये डरते हैं? मैं ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि इतनी गोपनीयता बरती, मतलब एक अपने घर के किसी भी मेंबर को इन्हें उतारना था, लेकिन मतलब बिल्कुल चुप्पी छाई हुई थी। देखिए, इन्होंने यात्रा की थी जो 4000 किलोमीटर की बता रहे हैं, उसमें एक शब्द ज़रूर कहते थे और इन्होंने पोस्टर पे भी लिखा हुआ था, डरो मत। तो मोदी हुँ, जी ने कहा ये लोग कहते हैं डरो मत, मैं भी कहना चाहता हूँ, डरो मत, भागो मत। तो मतलब भागो मत। उन्होंने साफ कह दिया वहाँ पे जो भाग रहे हैं, डर तो है, पूरा-पूरा है। अभी मैंने आपको बताया था ना, हमने अभी कुछ दिन पहले ही बात की थी, इनका जो प्लान है, वो जीतना नहीं है क्योंकि इनको पता है जीत ही नहीं सकते। इनका प्लान है किसी तरीके से डेंट लगाया जाए सीटों पे। किसी तरीके से इतनी सीटें हो जाए जिससे कि बीजेपी के पास इतनी सीटें ना हो राज्यसभा, विधानसभा वहां पे, ताकि जो बिल वगैरह पास करवाने हो उसमें प्रॉब्लम आए। पूरी की पूरी जो इंडिया अलायंस है, ये बात वो जानते हैं अच्छे तरीके से। इसलिए जीतने का ना इनका मन है, ना औकात है इंडिया अलायंस की कि ये जीत सके और ये अपनी सरकार बना सके। तो डर इनका यही है कि कहीं वो 400 जो बोला है वो 400 तक पहुंच ना जाए। तो राहुल गांधी के मन में डर है, वो जो कहते हैं कि मोदी डरा हुआ है। अब सड़क छाप भाषा पे आ गए हैं कि मोदी डरा हुआ है, वो कहता बहुत, है, बहुत जी। ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स का स्तर गिरा दिया मोदी ने और इसकी भाषा देखिए आप लोग। तो राहुल गांधी डर के छटपटा रहे हैं क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट मिलती है, अब हम आप यहाँ पे बैठे हैं, अगर मैं निकला होता ग्राउंड रिपोर्ट पे, मैं भी किसी चैनल के लिए काम कर रहा हूँ, तो वहां पे आती रहती है जो कहते बिल्कुल। हैं ना कौन जीत रहा है यहाँ से, कितनी सीटें आ रही हैं, वो इनको अनुभव मिलता रहता है। वो इनके जो वहाँ पे कार्यकर्ता होते हैं, इनकी जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, वो बताती रहती है, यार यहाँ से तो कांग्रेस का मुश्किल हो रहा है। तो ये जानकारी जैसे-जैसे इनके पास मिलती जा रही है, इनको पता चल रहा है कि वो जो 400 पार का नारा दिया है, वो कहीं न कहीं सफल होता आ रहा है। अगर मान लो कोई 1-2% चांस भी अगर ऐसा हो गया कि 400 पार नहीं भी हुए, मैं कह रहा हूँ टोटल एनडीए का, हालाँकि बीजेपी ने 370 का लक्ष्य रखा है, मैं कह रहा हूँ टोटल मिनिमम 370 से ऊपर ही आएगा। अच्छा, अभी नॉमिनेशन हो गया इनका, लेकिन इसके साथ ही एक सवाल भी दिमाग में आता है कि अमेठी की बजाय इन्हें र रायबरेली में क्यों डाला गया? क्योंकि सिचुएशन तो इनकी वैसी ही है जैसी है, तो वहाँ इन्हें क्या ख़ास दिखाई दिया? और अमेठी में क्या नहीं दिख रहा था? देखो अमेठी में तो सीधे-सीधे जैसे आपने बताया वो जनसभाएँ भी कर रही है स्मृति ईरानी, वहाँ पे बहुत बड़ी अंतर से हारने वाला था। अब इनकी एक सोच जो रायबरेली में भेजने की है, वो उसके पीछे सिर्फ़ एक कारण है, जैसे मैंने बताया कि विरासत बोल के लोगों को इमोशनल करके चाहते हैं कि यहाँ से सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी को जिताया जाए। कुछ इनका ये भी सोचना है कि जो इंडिया अलायंस बन गया है, तो जो वोटें थोड़ी-थोड़ी बँट जाती थी, वो इकट्ठी होके और फिर राहुल गांधी की जीत पक्की कर ली जाए। लेकिन मामला बहुत मुश्किल है। मंशा इनकी यही थी कि विरासत का दिखा के माता जहाँ से राज्यसभा चली गई, अब मैं सँभालूँगा इस सीट को, और ये मैसेज देके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये दिखाया जा सके कि हाँ भैया, जैसे पिता की विरासत होती है, अब माता जी यहाँ पे थी, पिता तो है नहीं, तो माता जी यहाँ से गई हैं, तो मैं ये सँभालूँगा और मुझे आशीर्वाद दो। इमोशनल करने के लिए किया गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
इनको बीजेपी के अलावा और पार्टियों से भी डर है क्या उत्तर प्रदेश में? आई मीन राहुल गांधी की बात कर रही हूँ मैं। क्योंकि मायावती ने जो टिकट्स दिए हैं, उसमें ज़्यादा लोग मुस्लिम हैं। देखिए, मायावती ने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया ना, वो बहुत सोच समझ कर किया है और वो इंडिया अलायंस को ही घाटा करेगा। वो बीजेपी को घाटा नहीं करने वाला। थोड़ा बहुत कहीं न कहीं देख लो, लेकिन वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कमाल का किया उन्होंने। ऐसे-ऐसे लोगों को टिकट दिया है, वो इनको घाटा तो छोड़ो, वो वहाँ से जीत भी सकते हैं। हो सकता है कई जगहों से बीजेपी की त जगह वो लोग जीत जाएँ। बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें ली थी पिछली बार, आपको याद होगा। जी, तो अगर उन्होंने 5 सीटें भी वहाँ से निकाल ली, तो इनका वैसे ही पत्ता साफ हो गया, क्योंकि कम से कम 65, 67, 65 तो मिनिमम लगा लीजिए आप, उत्तर प्रदेश से कम बीजेपी की बीजेपी हैं की। ही हैं। जी, तो 5 अगर उन्होंने ले ली, 70 तो बाकी 10 की हुँ। 10 सपा की आएँगी, क्योंकि कांग्रेस की मुश्किल है। आ गई तो 1 आ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, मुश्किल है। अच्छा तो एक डर आधी जो आप आप कह रही हैं ना, वो डर है, जी, वो हाँ, उनसे है। बाकी आपस में इनका सपा का और इनका इनको पता है कि अगर यहाँ से सीटें नहीं जीती, बाद में लड़ लेंगे, अभी थोड़े दिनों के लिए चुप हो जाओ, अब तो चुनाव शुरू हो चुका है। आपस में नहीं है, लेकिन हाँ, बाहर से इनको डर है मायावती का। सही कहा आपने। एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, इनकी फैमिली को लेकर के। फैमिली में ये सुना जा रहा है कि कुछ पावर ड्रामा भी इनके घर में चला है 10 जनपद पे। इसीलिए मतलब इनको इनकी जो शिफ्टिंग हुई है अमेठी से रायबरेली की, उसमें कहीं न कहीं प्रियंका वाड्रा का भी रोल है। क्या सोचते हैं? देखिए देखो, मैंने जैसा बताया, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे प्रियंका वाड्रा को यहाँ पे टिकट मिलनी चाहिए थी रायबरेली की, और ना वो ऐसा सोच रही होंगी कि उनको वहाँ से टिकट दिया जाए, जो मुझे पर्सनली लगता है। लेकिन हाँ, इनके घर के अंदर का ड्रामा वो तब से चल रहा है जब राहुल गांधी को जेल हो सकती थी, वो सारा इनके ऊपर केस था। उस टाइम पे जब इनको बोल दिया गया कि सी आप चुनाव लड़ सकते हैं, जी, वो इसीलिए किया सीबीआई गया था कि हाँ, सीबीआई कि के सामने ये माँ-बेटा गए थे। हाँ, वो नेशनल हेराल्ड वो अलग है, लेकिन इन्होंने जो टिप्पणी की थी, उस मामले की मैं बात कर रहा हूँ। 2 ओके। साल का जो बैन जी, लगाया जी, गया था इनका हुँ। हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से रिलीज़ ही इसलिए हुए थे ये, ताकि ये फिर से आ सकें और फिर राहुल गांधी को एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अगर बना के दिखाया जाएगा, तो वो बीजेपी का सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, तो बीजेपी को ही फ़ायदा होना है और आई थिंक वही हो रहा है। तो प्रियंका वाड्रा चाहती हैं, लेकिन आई थिंक प्रियंका वाड्रा को पता है, इस बार उनका कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अब की बार कांग्रेस हारेगी और राहुल गांधी अगर दोनों सीटों से हार गए, तो राहुल गांधी आगे लड़ने वाले नहीं हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। और फिर प्रियंका गांधी को उभारा जाएगा, उनको आगे किया जाएगा ताकि वो आगे बढ़ के और वो कमान सँभालें। एंड ऑफ दिस शो संदीप जी एक चीज़ और जानना चाहूँगी। 2 फेज़ हो चुके हैं, तीसरा फेज़ मंगलवार को है। लेकिन अब तक जो उत्तर प्रदेश की स्थिति की पर ही बात करते हैं, क्या देख रहे हैं आप? आपने ये तो बताया कि 60 टू 65 सीट्स जो हैं वो बीजेपी ले सकती है, लेकिन अदर्स जो इंडी अलायंस उसका सीन क्या है? देखिए, 2 फ़ेज़ में जो चुनाव हुए हैं उसमें आई थिंक मुश्किल से 4 अगर होगी तो 1 हाँ, ये पहले फ़ेज़ में आई थिंक 8 सीटों पे था। 8 सीट थी, दूसरी बार 4। दूसरी बार 4 थी, तो 12 में हुँ। से मुझे 12 की 12 लगती हैं। कोई इनको लग रहा हो एक आधा चांस 1 सीट का, वो भी बड़ा मुश्किल है। नहीं तो मुझे लगता है कि 12 की 12 सीटें वहाँ पे बीजेपी आराम से जीत रही है। वैसे टोटैलिटी में भी देखें तो जैसा आपने कहा, मुझे लग रहा है कि वो एक फ़िगर वहाँ पर जाकर के स्टैंड किया जा सकता है, 65।
हाँ, वही 62 से 65 के बीच वहाँ तक वो मिनिमम है। बीजेपी का इतनी तो आएँगे, 62 से नीचे मुझे नहीं लगता कि वो जाएँगे। उससे ऊपर वो 70 तक, 75 तक भी पहुँच सकते हैं। पता नहीं, वो तो डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम इतनी सीटें तो हैं। मायावती और अखिलेश यादव एंड कांग्रेस, इनको इनको मतलब कितना मिलेगा? देखो, एनी आइ मायावती ने 10 सीटें ली थी जब वो अखिलेश यादव के साथ थी, पिछली बार हुँ, जब गठबंधन किया हुआ था। हुँ, हुँ। अब की बार उनको मुझे लगता है 10 तो नहीं मिलने वाली हैं, लेकिन हाँ, वो 4-5 निकाल सकती हैं वहाँ से। जिस हिसाब से उन्होंने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, मुझे लगता है कि वो 4-5 निकाल सकती हैं। ऐसा लगता है कि अखिलेश से बेटर स्ट्रैटेजी है मायावती की? अखिलेश को लेकर हुँ, देखिए अखिलेश एंड मायावती मायावती। हुँ। मायावती को चाहते थे अखिलेश यादव, वो भी इंडिया अलायंस का हिस्सा बने, और अगर मायावती बन जाती, तो बीजेपी को नुकसान होता। और बीजेपी को नुकसान होता, वो हो सकता है कि 55 तक से या 60 मुश्किल से पहुँच पाती, क्योंकि जिस तरीके से मायावती का वहाँ पे, बेशक वहाँ पे अभी वो मुख्यमंत्री नहीं है, इतनी सीटें नहीं है, लेकिन बहुत अभी भी प्रभाव है वहाँ पे मायावती का। तो अखिलेश यादव चाहते तो यही थे कि वो आ जाएँ, लेकिन उन्होंने लास्ट तक अपने पत्ते नहीं खोले थे और फिर कहा था कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो आई थिंक अखिलेश यादव के मन में डर तो है कि मायावती ने जो कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, उनकी वजह से उनको डेंट लगेगा, लेकिन अखिलेश यादव को मुझे लगता है कि वहाँ पे 5-7 सीटें कम से कम लग रहा है, 5 सीटें कम से कम अखिलेश यादव भी जीत सकते हैं वहाँ से। संदीप जी, आपने शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बहुत जय भारत, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।